साथियों नमस्कार। आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से राजनीति शास्त्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय राज्य की अवधारणा को अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राजनीति की अवधारणा और इसकी परिभाषा को जानने का प्रयास किया था। साथियों, यह विषय अर्थात राज्य की संकल्पना प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें से पर्याप्त महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य ही आते हैं। साथियों, चलिए बिना समय बर्बाद किए विषय की शुरुआत करते हैं। हम लोग सबसे पहले विभिन्न दृष्टिकोणों और विभिन्न विचारधाराओं से और प्रसिद्ध विचारकों के अनुसार राज्य के स्वरूप और फिर इसकी परिभाषा पर दृष्टि डालेंगे और फिर राज्य के महत्वपूर्ण तत्व अर्थात घटक जिनसे राज्य की रचना होती है पर चर्चा करेंगे और तत्पश्चात राज्य की अवधारणा किस प्रकार राष्ट्र, सरकार, समुदाय, समाज आदि की अवधारणा से भिन्न है, इस पर भी महत्वपूर्ण रूप से विचार किया जाएगा। साथियों, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु राज्य ही है। इसे राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण और सर्वाधिक मुख्य स्थान प्राप्त है। प्रोफेसर गार्नर महोदय यहाँ तक कहते हैं कि राजनीति शास्त्र या कहें राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है। विभिन्न विचारधाराओं से और विभिन्न विचारकों द्वारा राज्य शब्द पर अलग अलग विचार व्यक्त किया गया है। यूनानी विचारकों ने राज्य शब्द के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया है। मुसोलिन जैसे सर्वाधिकारवादियों ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। प्लेटो, रूसो और हॉब्स जैसे सावयवी सिद्धांतवादी राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हैं और इसे राजनीतिक सावयव मानते हैं। मैकाइवर, लास्के, लिंडसे जैसे बहुलवादी विचारक राज्य को अन्य समुदायों की भांति एक अनिवार्य और आवश्यक समुदाय मानते हैं और राज्य को एक स्थायी और सजीव संस्था मानते हैं। बेंथम, ऑस्टिन, बोदा जैसे विचारक राज्य को एक कानूनी संगठन मानते हैं। अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई के रूप में मानते हैं, इसके उन्मूलन पर बल देते हैं। जबकि स्पेंसर, स्मिथ जैसे व्यक्तिवादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं और परस्पर सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कंपनी स्वीकार करते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे संविदावादियों ने राज्य को एक यंत्र माना है और समझौते का परिणाम माना है। जबकि मार्क्सवादी विचारक राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं और इसे आर्थिक आधार पर बना सामाजिक ढांचा मानते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। राज्य शब्द को अंग्रेजी में द स्टेट कहा जाता है। राज्य एक ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी प्रदेश पर वास करता है, जो सामान्य कानूनों, आदतों और रीति रिवाजों से एक सावयव निकाय के रूप में जुड़ा रहता है, जो अपनी सीमाओं के भीतर सभी लोगों और वस्तुओं पर नियंत्रण रखता है। एक संगठित सरकार के माध्यम से स्वतंत्र संप्रभुता का प्रयोग करता है और युद्ध और शांति स्थापित करने तथा विश्व के सभी समुदायों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखने में सक्षम होता है। यह मानना है प्रसिद्ध विचारक रॉबर्ट फिलीमोर का। साथियों, प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक अरस्तु राज्य को परिवार और ग्रामों का एक ऐसा संगठन मानते हैं जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए आवश्यक होता है। प्रसिद्ध विचारक प्लूटार्क महोदय का कहना है कि राज्य दैवी कृपा के परिणाम स्वरूप जीवन लाभ के लिए बनी संस्था है, जो उच्चतम न्याय की स्थापना के लिए निर्मित की गई है। प्रसिद्ध विचारक कांट महोदय कहते हैं, राज्य सर्वशक्तिमान, दोष रहित और ईश्वरीय संस्था है। और हीगल ने तो राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है। गिलक्राइस्ट महोदय मानते हैं कि बहुसंख्यक व्यक्ति जो किसी निश्चित भूभाग में रहते हों, एक ऐसे शासन क्षेत्र के अंतर्गत संगठित हो जाएं
जो आंतरिक क्षेत्रों में तो संप्रभुता को अभिव्यक्त करने का साधन हो और वह संबंधों में अन्य राष्ट्रों के नियंत्रण से मुक्त हो, उसे ही राज्य माना जा सकता है। प्रोफेसर गार्नर महोदय मानते हैं, राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कम या अधिक संख्या में एक निश्चित भूभाग में रहता है और वह नियंत्रण से लगभग पूरी तरह से मुक्त होता है और जिसका अपना एक शासन तंत्र होता है। इसके सभी निवासी स्वभावतः आज्ञा पालन की भावना से ओतप्रोत होते हैं। साथियों, आधुनिक राजनीति विज्ञान की अवधारणा और राज्य की अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इसका कारण व्यवहारवादी उपागम है। उदारवादी चिंतन के क्षेत्र में व्यवहारवादी उपागम के विचारक मानते हैं कि राज्य की संकल्पना को राजनीति विज्ञान से निकाल देना चाहिए। कारण स्वरूप बताते हैं कि राज्य की संकल्पना राजनीतिक यथार्थ अथवा राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में कोई सहायता नहीं करती है। साथियों, व्यवहारवादी विचारक मानते हैं राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए संस्थात्मक एवं संवैधानिक इकाइयों का उतना महत्व नहीं है जितना कि राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक दलों, दबाव समूहों जैसी गैर संवैधानिक इकाइयों का महत्व होता है। साथियों, अब हम लोग राज्य के घटक अर्थात राज्य के आवश्यक तत्वों पर चर्चा करेंगे। किसी समुदाय को राज्य कहलाने के लिए इनमें 4 तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, प्रभुसत्ता और सरकार। साथियों, जनसंख्या किसी भी राज्य का एक अत्यंत आवश्यक तत्व है। मनुष्यों के अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा अथवा संस्कृति से जुड़ा नहीं होता है। किसी राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए, इस पर विचारक एक मत नहीं है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 बताया है और रूसो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 बताया है, जबकि अरस्तु महोदय ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या न तो अधिक कम और न ही अधिक ज़्यादा होना बताया है। जनसंख्या इतनी हो कि वह आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सके। अरस्तु महोदय ने जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष पर भी काफ़ी बल दिया है। साथियों, राज्य के लिए दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व एक निश्चित भूभाग माना गया है। भूभाग से तात्पर्य केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं है। इसमें नदियां, खनिज, वायु क्षेत्र, समुद्री तट और अंतरिक्ष भी शामिल माने गए हैं। विचारक अरस्तु महोदय एक आदर्श राज्य में वहां के नागरिकों के पास अपनी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक पर्याप्त निश्चित भूभाग को आवश्यक मानते हैं। साथियों, किसी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व सरकार को भी माना गया है। सरकार राज्य का संगठनात्मक तत्व है। सरकार के रूप में ही राज्य अपने आप को अभिव्यक्त करता है। कानून, रक्षा, शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए ही सरकार होती है, जो अपेक्षित धन के लिए जनता पर उचित कर भी लगाती है। वर्तमान में राज्य का स्वरूप और अधिक कल्याणकारी हो गया है। कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना अपनाई गई हो, वहां एक स्थिर सरकार अवश्य होती ही है। सत्ता का व्यवहारिक क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा ही करता है। किसी विचारक ने सही कहा है, यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। साथियों, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी संप्रभुता होती है। यह राज्य का अनिवार्य और आवश्यक गुण है। यह राज्य की ऐसी शक्ति होती है जो अपने भूभाग में अपने आदेशों और कानूनों का पालन करा सकती है और बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में संबंध बना सकती है। इसी लक्षण के कारण राज्य विधि सम्मत बल प्रयोग का अधिकार रखता है और राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दंड का भागीदार होता है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विषयों और समझौतों का पालन भी अपनी सुरक्षा से करता है, किसी दबाव में नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य में जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार
और संप्रभुता, इन चार तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। साथियों, अब हम लोग राज्य की अवधारणा की तुलना अन्य इकाइयों से भी करेंगे। प्रायः हम देखते हैं कि राज्य और समाज दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, लेकिन राज्य और समाज दोनों अलग इकाइयां हैं, दोनों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। समाज राज्य की तुलना में अधिक प्राचीन संस्था है, जबकि राज्य का अस्तित्व समाज के भीतर होता है। समाज एक व्यापक, प्राथमिक, अपरिहार्य और शिथिल संगठन है। समाज सहयोग पर और राज्य बल प्रयोग पर आधारित होता है। राज्य समाज की तुलना में संकुचित तथा कानून व व्यवस्था का द्योतक और सत्ता से युक्त राजनीतिक संगठन होता है। राज्य की तुलना में समाज का उद्देश्य व्यापक होता है। साथियों, इसी प्रकार राज्य और राष्ट्र अलग अलग अवधारणाएं हैं। राज्य एक राजनीतिक संगठन है और राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। राष्ट्र शब्द से अर्थ उन लोगों के समूहों से है जो विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के होते हुए भी मानसिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। राज्य के लिए प्रभुसत्ता या संप्रभुता आवश्यक तत्व है, लेकिन राष्ट्र के लिए प्रभुसत्ता आवश्यक तत्व नहीं होती है। राज्य अपने आदेशों का पालन दंडपूर्वक अथवा बलपूर्वक कराता है, परंतु राष्ट्र की इच्छा का पालन प्रजा अपनी इच्छा से करती है। साथियों, इसी प्रकार सरकार राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती है और राज्य सरकार के रूप में अपने को अभिव्यक्त करती है, अर्थात अपनी व्यवहारिक क्रिया अपनाती है। लेकिन फिर भी राज्य और सरकार दोनों की अवधारणाएं अलग अलग होती हैं। राज्य का अस्तित्व भावनात्मक होता है, जबकि सरकार का अस्तित्व भौतिक होता है। सरकार की तुलना में राज्य अधिक व्यापक और स्थायी तत्व है। राज्य के पास संप्रभुता होती है जो सरकार के माध्यम से वह प्रयोग करती है। इस प्रकार साथियों, आज हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य की अवधारणा को भली भांति हर प्रकार से समझने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में हम लोग राज्य के ही एक आवश्यक घटक संप्रभुता को विधिवत समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथियों, मेरा आप सभी को नमस्कार।